स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के वीडियोस में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी प्री के क्रैश कोर्स की, जो कि एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया गया है। और इस क्रैश कोर्स की विशेषता क्या है, इसमें आपका क्या कहते हैं 80+ क्वेश्चंस कैसे आप अपने सही कर सकते हैं केवल 7 से 8 घंटों में पढ़ करके। हम यहाँ इस वीडियो में क्या क्या बात करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रैश कोर्स में क्या क्या रहेगा, आप इसे कब ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आई थी कि ये क्रैश कोर्स कब ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या रहेगा। साथ ही में एक स्ट्रेटजी पे हम बात करेंगे कि 80+ क्वेश्चंस आपके कैसे आएंगे, किस प्रकार से आप अपने 80+ प्रश्नों को सही कर सकते हैं और एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्रैक कर सकते हैं। साथ ही में हमें एक सामान्य सा प्रश्न रहता है, कितना समय पढ़ना पड़ेगा, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, इन सब चीजों की हम यहाँ पे बात करेंगे। और हमारी एक जो अच्छी रणनीति क्या होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि एक प्रॉपर रणनीति के साथ ही आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। जिस प्रकार से इस एग्जाम का बार बार नेचर चेंज हो रहा है, लगातार प्रश्नों का जो एक तरीका है आयोग का देने का वो बदल रहा है, क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो उसको हमें कैसे पकड़ना है क्वेश्चंस के पैटर्न को, और नया पैटर्न के लिए हमें अपने आप को कैसे तैयार करना है, तो उसके लिए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। क्योंकि अब समय ज्यादा नहीं बचा है, गिनती के आपके पास 40 दिन बचे हुए हैं और इस 40 दिन में बहुत कुछ होने वाला है, अपने जीवन में बहुत कुछ होने वाला है। उन सब चीजों पे भी हम बात करेंगे। साथ में एक सही टाइम टेबल क्या है, कौन सा एक टाइम टेबल है जिसको फॉलो किया जाए तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो पढ़ाई है वो रेगुलर रह सकती है और हम अपने एग्जाम को क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। साथ ही में इन सब चीजों के लास्ट में हम बात करेंगे कि ऐसा क्या है जिससे हमें परीक्षा से डर नहीं लगे, क्योंकि ज्यादातर छात्रों के मन में पढ़ते वक्त भी एक जो मन में एक बोलते हैं अननोन सा फियर होता है, वो हमारे मन में बना रहता है, एक डर रहता है, मेरा एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, पेपर कैसा आएगा, पेपर को लेकर के एक फियर होता है, ठीक है, एग्जाम के निकलने को लेकर के एक फियर होता है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे उसको लेकर के एक फियर होता है, क्या हमारी स्ट्रेटजी सही है, क्या मैं सही नोट्स पढ़ रहा हूँ, क्या मैं सही किताब, बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक इंसान को क्या करके रखती हैं, परेशान करके रखती हैं। तो इन सब चीजों से कैसे हमें बचना है, इन सब सारी चीजों पे बात होगी। लेकिन किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, कोई भी स्ट्रेटजी बनाने के लिए, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए सबसे पहले जो हमें पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि उसकी दूरी कितनी है, ठीक है, डिस्टेंस कितनी है। यदि हमें वहां जाना है तो हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए, उसके रूट्स तब हम क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले कितने किलोमीटर दूर है। ठीक उसी प्रकार से किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें नंबर कितने लाने हैं जिसकी वजह से हम सेफ जोन में रहें। क्योंकि ये 3 लेयर एग्जाम है, प्री होता है, इसके बाद आपका मेंस होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो प्री में हम कितना, एक क्वालिफाइंग एग्जाम है तो हमें एग्जाम को क्या करना है, क्वालिफाई करना है। टॉप भी कर लेंगे तो इसमें कोई मतलब नहीं है। यदि आप 99 क्वेश्चन भी सही कर ले रहे हैं तो कोई आपको उसके लिए अलग से पुरस्कार नहीं मिलना, उतनी ही बात है जितनी एक 80 नंबर लाने वाला। दोनों लोगों को मुख्य परीक्षा देनी, लेकिन मुख्य परीक्षा में आपके इस 99 नंबर का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, ठीक है। तो मेंस में हमारा स्कोरिंग होना चाहिए, प्री हमें क्रैक करना है तो उसके लिए हमारी एक अलग रणनीति होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उसका कट ऑफ कितना जाता है, कितने नंबर लाने पर मैं सुरक्षित रहूंगा। तो ये कुछ पिछले वर्षों के लगभग 3 वर्षों के कट ऑफ हैं। ये तब से बात हो रही है 2020 से। तो यदि आप देखेंगे तो 2020 में जो जनरल कैटेगरी का मेल में कट ऑफ गया था वो 70 गया था, गर्ल्स का 69। मैं यहाँ पे जब 70 और 69 पे बात करूं तो समझना है क्वेश्चंस की बात हो रही है, ठीक है। तो 70 और 69 था। वहीं पर 2021 में बात करें तो 77 दोनों लोगों का था। 2022 का जो अभी रिजल्ट आया था तो जिसका मेंस है अभी, उसमें 80 था मेल का और 79 थे किसके, फीमेल के थे। तो लास्ट कट ऑफ जो हमारा गया है वो 80 गया है, हम मान के चलते हैं। और जब ये सिलेबस चेंज हुआ था तो इसकी जो शुरुआत हुई थी कट ऑफ की वो 70 से हुई थी। तो लगभग आप देखेंगे कि 10 प्रश्नों का क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुई है पिछले 3 वर्षों में, कट ऑफ में बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। ओबीसी की बात करी जाए तो ओबीसी का जो कट ऑफ गया है वो लगभग पिछले वर्ष 77 गया है, उसके पहले 74 गया था, फिर उसके पहले 66 गया था, ठीक है। फीमेल्स की यहाँ पर बात करें तो इनका आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। यदि इसी प्रकार से एससी की बात करें तो उसमें 71 कट ऑफ गया है, 71 लगातार इनका कट ऑफ जा रहा है और 65 स्टार्टिंग में गया था जब सिलेबस चेंज हुआ था। तो आप इन सारी चीजों में देखेंगे कि लगभग 65, 66 और इसके अलावा यहाँ पे 70, ठीक। कट ऑफ जब हमारा सिलेबस चेंज हुआ था तो कट ऑफ कुछ और था, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम लगातार हो रहे हैं तो उसके बाद से कट ऑफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो कट ऑफ इतना जाना, जो पिछली बार एक हाइक तैयार की गई थी कि इतना कट ऑफ कैसे चला गया, इतना नहीं जाना चाहिए था। देखिए 2 बातों पर निर्भर करता है। पहली बात तो ये कि यदि आप 2019
का जो सिलेबस लास्ट सिलेबस था हमारा, उससे पहले जब वो सिलेबस चेंज हुआ था उसके बीच का देखेंगे तो वहां पर भी कट ऑफ पहले कम जाते थे। फिर इसके बाद क्या होता, शुरुआती में जब सिलेबस चेंज होता है तो एक स्टूडेंट के दिमाग में ये रहता है, जब पैटर्न एग्जाम का और सिलेबस चेंज होता है तो दिमाग में ये रहता है कि पेपर कैसा आएगा, क्योंकि किसी को अनुभव नहीं होता, नोट्स कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे किसी को अनुभव नहीं होता। लेकिन जो 2019 तक का सिलेबस था उसमें लगभग लोगों को पता हो गया था कि हम यदि SC/ST एक्ट प्लस स्पोर्ट्स प्लस विविध और साथ में MP कर लेंगे तो हमारा पेपर क्या है, सुरक्षित है, हम उसको एक तरह से क्रैक कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे जैसे इसके एग्जाम होंगे तो आपको कट ऑफ लमसम 80 से 82 के आसपास मिलेगा आने वाले समय में। ये पेपर के ऊपर भी डिपेंड करता है। पहला पेपर जब आया था ये, तो उस टाइम पे बहुत सारे प्रश्न ऐसे आए थे जो लोगों को डरा दिए। उसके बाद क्या हुआ कि तैयारी में लोगों ने अपनी रणनीति बदली, छात्रों ने अपनी रणनीति बदली। इंस्टीट्यूशंस के पास भी एक अनुभव आया तो उन्होंने मटेरियल प्रोवाइड किया, आपको बुक्स में चेंजेस आए, कंटेंट पे एक अलग तरह से कंटेंट आपको मिलने शुरू हुए। नहीं तो पहले इतिहास में सीधे सीधे रानी दुर्गावती का जन्म कहाँ हुआ था, ग्वालियर क्या कहते हैं राजधानी कौन लेकर के गया था, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके फिक्स क्वेश्चंस थे जो आपसे लगातार पूछे जाते थे। लेकिन अब जब क्या कहते हैं क्वेश्चन पेपर में चेंजेस हुए, लोगों के पास अनुभव आए, तो फिर उन्होंने क्या किया, अपने मटेरियल में भी आपको चेंजेस मिले। तो हमें यदि मोटा माटी आप बात करो तो यदि आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपके 80+ क्वेश्चन सही होने जरूरी हैं। ठीक है, चाहे वो OBC के हो तो उनको भी 80 क्वेश्चन सही करने जरूरी हैं। एक बार SC और ST में यह है कि यदि आप 75 तक आप अपने सही करके आ रहे हो तो आप सुरक्षित हो, आज की डेट में आप मेंस की तैयारी कर सकते हो। लेकिन ये बाउंड्री होती है, जिसके 79 क्वेश्चन सही हैं या ठीक है या तो 78 क्वेश्चन सही, वो हमेशा एक फियर में रहता है कि कितना कट ऑफ जाएगा। तो हमें हमेशा मान के चलना चाहिए कि हमें 80+ क्वेश्चन सही करने हैं और ये संभव है। अब बात करी जाए आगे की तरफ कि जो ये सिलेबस है आप देखेंगे उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। PSC ने जब अपना सिलेबस नया लाया तो उसने एक बड़ा बदलाव ये किया। पहला बदलाव उसने सिलेबस में क्या किया कि पूरे के पूरे उसने सिलेबस को यूनिट में डिवाइड कर दिया, 10 यूनिट्स में, और 10 × 10 का इनका रेशियो चलता है, यानी टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। अब कई बार कहा जाता है कि नहीं वो मध्य प्रदेश से ज्यादा क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं। ऐसा कहीं हालांकि आयोग ने लिखा नहीं है कि हम केवल मध्य प्रदेश हर यूनिट से 10 ही क्वेश्चंस पूछेंगे, वो बढ़ा घटा सकते हैं। लेकिन एवरेज आप देखेंगे तो इतिहास हो या आपका भूगोल हो, राज्य व्यवस्था हो, विज्ञान पर्यावरण हो, अर्थव्यवस्था हो, इन सभी से लगातार 10 के आसपास प्रश्न आ रहे हैं। अब आप कहेंगे अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था में तो कम क्वेश्चन आए। देखिए ये दोनों यूनिट जो हैं आपकी सिलेबस में एक साथ दी हुई हैं, भारतीय संविधान एवं उसकी जो शासन प्रणाली प्लस अर्थव्यवस्था, ये आपकी दोनों यूनिट साथ में है, तो इनका रेशियो लगभग आपको क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। 10 के आसपास प्रश्न इन दो इस एक यूनिट से आ रहे हैं। इसके अलावा इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था। अब मध्य प्रदेश से ज्यादा प्रश्न आने का कारण क्या है, क्योंकि ये जो आपका सिलेबस है ये 3 यूनिट में डिवाइड है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 यूनिट है आपकी इसके पास, तो वहां से सभी जगह से वो 10-10 प्रश्न उठाता है, तो 30 प्रश्न के आसपास मध्य प्रदेश से आते ही आते हैं। साथ ही में खेल कूद और करंट अफेयर्स जो आपका रहता है, साथ में आयोग रहता है। तो आप ये देखेंगे कि 10 की 10 यूनिट से लगभग वो क्वेश्चंस बराबर उठा रहा है। अब उनके पास अंदर एक स्पेस है कि वो स्टैटिक पोर्शन से कितने क्वेश्चंस उठाते हैं, कुछ नए क्वेश्चंस कितने लेकर के आते हैं। इतिहास में उनके पास ऑप्शन है प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक का। भूगोल में उनके पास ऑप्शन है कि वो विश्व के भूगोल में या भारत के भूगोल में कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस उठाएंगे। ये एक सब्जेक्ट के अंदर उनके पास एक ऑप्शन होता है कि हम यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस उठा सकते हैं। ठीक है, तो लगभग आप देखेंगे कि 10 की 10 यूनिट से आपके प्रश्न लगातार बन रहे हैं, मतलब आपको सभी 10 यूनिट को क्या करना है, तैयार करना है। तो अब हमारी तैयारी के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस में। सिलेबस में आप देखेंगे तो पाएंगे कि मध्य प्रदेश जो है कितने यूनिट में डिवाइड है, 3 यूनिट में डिवाइड है। एक मध्य प्रदेश का इतिहास एवं संस्कृति साहित्य, दूसरा मध्य प्रदेश का भूगोल है, दूसरा हमारे यहाँ की पॉलिटी है, चौथी हमारे यहाँ की क्या है, राज्य व्यवस्था है। ये 3 यूनिट है। 3 यूनिट में से यदि ये 10 क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं तो 30 क्वेश्चंस इनके पास यहाँ हो जाते हैं। इसके अलावा एक जो अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाएं हैं, ये एक ऐसी जगह जहां पर वो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स आप देखेंगे 4 से 5 क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, तो आपको एमपी के ओवरऑल लगभग 35 क्वेश्चंस क्या होते हैं, मिल जाते हैं। तो अब ये 35 क्वेश्चंस यदि आपके एमपी के केवल एक टॉपिक से आ रहे हैं, एक बुक से आ रहे हैं, आप बात मान के चलो कि मध्य प्रदेश यदि आपका मजबूत है तो आप 35 क्वेश्चंस आपके पास हैं। दूसरे नंबर पे करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। वहीं पे एक ऐसा यूनिट है जो आपका
आप जान सकते हो, जैसे पहले SC/ST एक्ट था, अब उन्होंने उसकी जगह कमीशंस लेके आया, आयोग लेके आया। आपको मालूम है कि यहाँ से क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं, तो 10 क्वेश्चंस आप यहाँ से मान के चलो। हमें कई बार पेपर में पॉलिटी के ज्यादा क्वेश्चन दिखते हैं, उसका एक कारण ये है कि आपका जो ये यूनिट है प्लस आपका संविधान, ये दोनों यूनिट लमसम एक ही है, ठीक है। ये भी पॉलिटी का ही एक पार्ट है और ये पूरी पॉलिटी है। तो यहाँ से जब वो 10 क्वेश्चन उठाएगा, यहाँ से 8 क्वेश्चन उठाएगा, 6 क्वेश्चन उठाएगा, ये उसके ऊपर है कि अर्थव्यवस्था के कम लेगा कि ज्यादा लेगा क्वेश्चन, तो आपके पास स्वाभाविक रूप से 15 से 16 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, आपके पॉलिटी सेक्शन से आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहली बात तो हमें जो ये पॉलिटी का सेक्शन है और जो भारतीय संविधान एवं शासन प्रणाली है, इस यूनिट को मजबूत करके रखना, क्योंकि यहां से बिल्कुल आपके क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। यदि ये पार्ट हमारा हो जाता है तो हम 25 से 30 के आसपास क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, ठीक है। साथ में 35 क्वेश्चन हमारे ये हो गए। तो आप अब देखेंगे कि इसके बाद बचा भारत का इतिहास, विश्व का भूगोल, विज्ञान पर्यावरण, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में आप पिछले पूरे पेपर उठा करके देख लीजिए, जब से सिलेबस चेंज हुआ है तो कोई बड़ा बदलाव इन प्रश्नों में नहीं आया है। 2 से 3 प्रश्न ऐसे आ रहे हैं जो कि आप आयोग की आंसर की का इंतजार करते हैं कि उसको क्या मानेगा। किसी भी इंस्टीट्यूशंस के कहे के अनुसार वो ना तो सही हो रहे हैं, जो आयोग ने अंत में माना है वही ही उसका आंसर रहा है। 2 से 3 प्रश्न हमेशा आपको सूचना प्रौद्योगिकी में 20 और 21 और 22 को आप मिला करके देख लीजिए, 2 से 3 प्रश्न ऐसे रहे हैं जिसका आंसर सिर्फ आयोग को मालूम था। लेकिन 6 से 7 प्रश्न आज भी वही आ रहे हैं जो 2020 के पहले आते थे। व्हाइट हैकर, ब्लैक हैकर, ठीक है, नेटवर्क से आ रहे हैं, वेबसाइट से आ रहे हैं, ई-कॉमर्स से आ रहे हैं, आपके क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये सारे प्रश्न आपके लगातार पिछले 2019 से 2014-15 से आप जो क्वेश्चन आपके आ रहे थे सूचना एवं संचार से, उसी प्रकार के प्रश्न आज भी वो दे रहा है। 6 से 7 प्रश्नों की संख्या आज भी वही है। लेकिन हम सबसे ज्यादा आईटी में परेशान है इन 3 प्रश्नों के लिए, ठीक। अब समस्या कहाँ जा रही है, समस्या ये जा रही है कि टोटल आने हैं 100 प्रश्न, ठीक। हम ज्यादातर जो हमारे टफ प्रश्न आते हैं वो 10 से 12 प्रश्न ऐसे आते हैं जिनका आपको उत्तर आयोग के उत्तर की जो पुस्तिका है, जो आंसर की है, आने के बाद ही मिलता है। सभी के अपने अपने दावे होते हैं कि इसका आंसर ये सही होगा, ये इसका आंसर ये सही होगा, सभी इंस्टीट्यूशंस अपनी एक वो निकालते हैं, लेकिन लास्ट में जो आयोग मानता है वही सही होते हैं। 10 से 12 प्रश्न ऐसे आते हैं जिनके आंसर लगभग लोगों को नहीं मालूम होते। लगभग हम मान के चलते हैं कि 85 प्रश्न हमारे पास बचते हैं। तो ये 12 प्रश्न आप यदि निकाल दो कि आपके नहीं है पकड़ में, तो क्या आप बैठ करके सोचिए कि 10 से 15 प्रश्न यदि आपकी पकड़ में नहीं है तो क्या 85 प्रश्न आपके सही हुए हैं? आप ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे कि ये जो 85 क्वेश्चंस हैं इसमें 70 से 75 क्वेश्चंस वो हैं जो कि एक स्टैटिक पोर्शन है। मतलब कि यदि आपने सामान्य मध्य प्रदेश इतिहास संस्कृति साहित्य पढ़ा है, पॉलिटी पढ़ी है, इतिहास पढ़ा है, भूगोल पढ़ा है, अब इतिहास की बात करो आप, या तो वो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राचीन में क्वेश्चन उठाएगा, या तो वो बौद्ध जैन धर्म से उठाएगा क्वेश्चन, या तो अशोका से महाजनपद से उठाएगा क्वेश्चन। इनमें से किसी न किसी एक क्रम के प्रश्न वो लगातार उठाते हैं। ये एमपी का शुरू से फेवरेट टॉपिक रहा है। इसी प्रकार से जब मेडाइवल में आते हैं तो वहां पे या तो सल्तनत से प्रश्न आएंगे या तो मुगल काल से आएंगे, उनकी संस्कृत के भी आएंगे, उनकी पुस्तकों से जुड़े हुए आएंगे, स्थापत्य कला से जुड़े हुए प्रश्न आएंगे, लेकिन आएंगे इन्हीं दोनों के बीच में से, ठीक है। आधुनिक भारत फेवरेट टॉपिक है, वहां से वो मैक्सिमम क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो आप ये देखिए कि प्रश्नों के जो नेचर है, यदि आप 70 से 75 प्रश्नों की आप बात करो तो आज भी नहीं बदला है। थोड़ा सा पूछने का तरीका बदला है, लेकिन जो कंटेंट आ रहा है, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो वहीं से आ रहे हैं। तो क्या आपके ये प्रश्न गलत होते हैं? हाँ, ये आपके गलत होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो पूरा फोकस होता है वो इन 15 प्रश्नों में होता है। जैसे इस वर्ष का आपने पिछले वर्ष का पेपर दिया, आपने ध्यान दिया कि मेरे प्रश्न गलत कौन से हुए, और ऐसे प्रश्न जो शक्तिमान की तरह एकदम से आ गए, ठीक है, जैसे जिन्न की तरह क्वेश्चन निकले हैं, वो हमारा पूरा का पूरा जो एक टाइम जाता है वो इन्हीं प्रश्नों को ढूंढने में जाता है और इन्हीं पे पीएचडी करने में जाता है। हम पूरी की पूरी जो अपनी स्ट्रेटजी होती है वो इन प्रश्नों के अकॉर्डिंग बना करके रखते हैं, और बहुत जगह मिसगाइड भी आपको कर दिया जाता है कि पिछली बार ये पूछ लिया था और उसके पहले ये पूछ लिया था। यार वो प्रश्नों की संख्या कितनी है, गिनती के आप गिनो ना। तो क्या आपका सिलेक्शन इनके कारण रुका है? ये आप यदि 15 प्रश्न मान के चलो, आप इनमें से तुक्का भी मारते तो 4 से 5 प्रश्न आपके सही हो जाते मैक्सिमम। अब चाहे बौद्धन हुआ रहे हो, चाहे उसके क्या कहते हैं आपके परमार का निर्माण काल का उस पूछ लिया हो, राजस्थान के मंदिर का,
कोई भी प्रश्न आप मध्य प्रदेश के इतिहास से उठाओ, 1 से 2 प्रश्न ऐसे आए हैं। और मुख्यमंत्री कौन, प्रधानमंत्री पहले वहां के मुख्यमंत्री रहे हैं। ऐसे बहुत से राष्ट्रपति भी रहे हैं जिनको पहले भारत, एक राष्ट्रपति उनको भारत का क्या कहते हैं, पहले वो मिल गया था, भारत रत्न मिल गया था। एक राष्ट्रपति ऐसे भी रहे हैं जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। तो अब इस टाइप के जो प्रश्न आ रहे हैं आपके, क्या इनके कारण आपका सिलेक्शन रुक रहा? नहीं रुक रहा। आपका सिलेक्शन इस वजह से रुक रहा है कि जो प्रश्न आपके गलत कभी भी नहीं होने चाहिए, जो सही होने चाहिए, जिसका आपको मालूम है कि यहां से आएगा, वो प्रश्न हमारे गलत हो रहे हैं। यदि आज की डेट में आपके ये प्रश्न सही हो जाएं, तो फिर अब बचते हैं आपके 25 प्रश्न, जो यहाँ पे आप उसमें आराम से स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद हमें उस पार्ट में जाना चाहिए। इसके लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी हो, क्या हो, उस पर हम आगे बात करेंगे। फिर बात होती करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में 1 से 2 प्रश्न आपके आएंगे कि इजराइल पे हमास ने किस तारीख को हमला किया। तारीख, अब ये एक अलग तरह का प्रश्न है, ये सिर्फ परेशान करने के लिए आया हुआ है आपको, और कोई कारण नहीं है। बाकी की जो योजनाएं हैं, कोई घोषणाएं हैं बीच में, या कोई टर्मिनोलॉजी है इकोनॉमी से जुड़ी हुई हो या साइंस से जुड़ी हुई हो, वो टर्मिनोलॉजी आपसे पूछी जा सकती है। करंट अफेयर्स का आपको पता है कि एलिमिनेशन वाले यूपीएससी वाले क्वेश्चंस आपसे नहीं आते हैं करंट अफेयर्स में। डायरेक्ट जो बनते हैं करंट अफेयर्स में वही आते हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर के 3 से 4 वर्षों का पेपर उठा के देखिए, करंट अफेयर्स में ज्यादातर उसने डायरेक्ट क्वेश्चन किया है। स्पोर्ट्स में किसको मिला है, या खिलाड़ी ये किस खेल से जुड़ा हुआ है, इनमें से किसने गोल्ड मेडल जीता है, या इसने कौन सा मेडल जीता है, ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते हैं, अगला ओलंपिक कहाँ होगा। इस टाइप के प्रश्न आपसे लगातार जुड़े। इसी प्रकार से विज्ञान पर्यावरण से जुड़े हुए सामान्य प्रश्न तो आ रहे हैं। 1 से 2 प्रश्न इस प्रकार से आ रहे हैं जो आपसे नहीं बनने हैं, ये तय है। आप कितना भी उस पर पीएचडी कर लो, वो अगली बार बदल देगा, क्योंकि सभी आयोगों का यही हाल रहता है। वो 10 से 12 प्रश्न उनको ऐसे दिए जाते हैं टारगेट में कि आपको इसको अच्छे से बनाना है, एक नए, बिल्कुल नए तरीके के प्रश्न लेकर के आना है। हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? हमारी जो बात होगी आगे वो ये होगी कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अपने पेपर को लेकर के। तो सबसे पहली बात, हमारी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि हमें अपने पेपर को 3 भागों में बांट लेना है। पहली बात तो ये कि एक हमारे सिलेबस वो है जो हमें दिया हुआ है। हमारे पास जो भी पुस्तकें उपलब्ध हैं, चाहे वो एल्यूशन हो आपके पास, इतिहास, भूगोल, जो भी सारे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, या आपने जो भी बुकें अपनी प्रेफर कर रखी हो, उसमें से जो हमारे सिलेबस में दिया गया है वो इतना कंप्लीट हमें करना है जहां से हमारे प्रश्न आ रहे हैं। सभी आप देखेंगे कि एक सेक्शन है, वहां से लगातार प्रश्न आ रहे हैं। तो आपको वो इतना प्रिपेयर करके रखना है कि जब वहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्यूशन से भी आ रहे हैं, वो हमारे गलत नहीं होने चाहिए। उनकी संख्या आपको 70 के आसपास मिलेगी। ये प्रश्न यदि आपके गलत नहीं होते तो यहीं पे आप अपने पेपर पे पकड़ अपनी बना के रखते हैं। ये प्रश्न यदि गलत हो रहे हैं, इनमें आपसे गलती हो रही है, तो आप अपने कट ऑफ से पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो एक हमारा होता है जो नॉर्मल प्रश्न हमारे आ रहे हैं, उनको हमें गलत नहीं करना है। इसके बाद आते हैं जो द्वितीय स्तर के प्रश्न आते हैं, जो सेकंड लेयर क्वेश्चन हम जिनको कह सकते हैं, जो थोड़े से एलिमिनेशन वाले आ जाते हैं या घुमा के आते हैं। उन प्रश्नों को यदि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो वो प्रश्न में आप उत्तर खोज सकते हैं। अब आपने उसमें यदि अपने उत्तर खोज लिए तो आपके ये क्या होगा कि आप अपने आप कट ऑफ के पास पहुंच जाएंगे। अब बात होगी उन प्रश्नों की जो कि बिल्कुल नए प्रश्न हैं और जो सबसे ज्यादा पूरा अगले एग्जाम तक सर्च किए जाने वाले टॉपिक होते हैं, हम उस पे जिस पे पीएचडी करते हैं। देखिए, उन प्रश्नों के पीछे आपको परेशान नहीं होना है। उसमें मैक्सिमम लोगों के तुक्के लगते हैं। 10 से 15 प्रश्नों में किसी का वो प्रश्न सही हो जाता है, पता चलता है कि वो पूरे साल गाता है कि ये वाला तो मेरा सही हो गया था। आप उससे पूछो तुमने मेंस दिया क्या, तुम्हारा प्री निकला क्या। मैं बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं कि जिनका सिर्फ वही प्रश्न सही हुआ, लेकिन उन्होंने मुख्य परीक्षा नहीं दी। लेकिन जो आज मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, तो आपको पता होगा कि वो हमेशा से उनके जो एक नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, जो सिली मिस्टेक होती है, वो वहां वो नहीं करते। उनके जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जो लगातार आ रहे हैं, वहां उनका पकड़ बहुत मजबूत होता है और उन्होंने उसी के दम पे ही पेपर निकाला है और स्कोर किया है। तो हमारा जो फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो भी हमारा सिलेबस दिया गया है, जो भी हमारे पास किताबें उपलब्ध है, चाहे वह हमारे पास ल्यूसेंट हो या आप जो बाकी की पुस्तकें प्रेफर करते हैं। अब बात करेंगे यदि आपकी पुस्तकें कैसे लेनी है, तो देखिए, अब एमपी की बुक की आप बात करो तो एमपी की बुक मार्केट में बहुत सारी उपलब्ध है।
अब आप किसी को अमर चित्र कथा पसंद होती है या कॉमिक्स पसंद होती है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी इमेजेस बनी हो, पूरा डायग्राम समझाया हो, किसी को कंटेंट बेस्ड पुस्तक पसंद होती है। सबकी अपनी अपनी पसंद है, जिसको जहां से याद हो सकता है वहां से याद करना चाहिए। और एक बात अभी भी बता दूं, एमपी के मैक्सिमम बुक्स में आप बोलेंगे ये एरर है, तो ये एरर आपको मिलेगा स्टेट, क्योंकि हमारे एमपी का जो इतिहास है या आप कहें भूगोल है, वो खुद सरकार ने क्लेरिफाई किया ही नहीं है। कई जगहों पे आपको क्लियर नहीं मिलेगा कि सीमाओं को लेकर भी कई बार विवाद मिल जाता है। कुछ डाटा आपको ध्यान देंगे कि वो जो इकोनॉमी सर्वे होता है उसमें अलग देते हैं, जो उनकी घोषणाएं होती है उसमें अलग होते हैं, सरकार की वेबसाइट में जाओ तो आपको अलग डेटा मिलेगा। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो विवादित हैं, तो उसको हम नहीं हटा सकते, क्योंकि सरकार ने अपनी जो वेबसाइट दी वहां पे उसका अलग डेटा दे रखा है, ठीक है। योजनाओं को लेकर के लागू करने की तारीखें आपको 3-3 तारीखें मिल जाएंगी, तो अब आप उसमें कैसे लड़ोगे? तो थोड़े बहुत एरर्स हैं, लेकिन एक डेट ऐसी है जो हमें मालूम होती है कि हाँ सही होगी। तो आपके पास एमपी की आज के डेट में 2 से 3 बुक तो आपके पास होनी ही चाहिए। अब 3 बुक में बहुमत जिसकी तरफ जा रहा है वही सही है, इसको आपको मानना चाहिए। तो एमपी की बुक में बात करो आप, तो मैंने बताया आपसे कि यदि आपको कॉमिक्स टाइप की बुक पसंद है तो मार्केट में वो भी उपलब्ध है। यदि आपको डेटा लेनी है, डेटा टाइप की बुक पसंद है तो वो भी उपलब्ध है। पॉलिटी में बात करो तो आपको लक्ष्मीकांत भी पढ़ना है तो आप लक्ष्मीकांत भी पढ़ सकते हो, मार्केट में डीडी बसु भी उपलब्ध है, इसके अलावा सुभाष कश्यप भी उपलब्ध है। सबका अपना पढ़ने का क्या होता है, तरीका होता है। किसी को लक्ष्मीकांत बहुत आसानी से याद होती है, किसी को डीडी बसु की जो टफ लैंग्वेज होती है वो भी समझ में आ जाती है, किसी को इन दोनों का मध्यम मार्ग सुभाष कश्यप पसंद होता है तो वो भी उनको याद हो जाती है। हमारा उद्देश्य यहाँ पर अपना पेपर निकालना है, ना कि हमें यहाँ पे कोई संविधान विशेषज्ञ बनना है, कि मध्य प्रदेश का हमें एक अच्छा इतिहासकार बनना है, ना ही हमें एक क्या कहते हैं आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में जा करके पूरा पता करना है कि धार की गुफाओं का मैं पूरा विशेषज्ञ बनूंगा। आपको केवल पेपर निकालना है। पेपर की डिमांड क्या है वो आपको कैसे पता चलेगा? सबसे अच्छा मित्र यदि किसी का होता है कोई एग्जाम निकलवाने में तो वो होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। कुछ मत करो, पिछले 3 से 4 वर्षों के पेपर उठाओ, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसके आए हुए प्रश्नों को आप देखो 4 से 5 वर्षों के, आपको मालूम पड़ जाएगा कि मेरे को पढ़ना क्या है और कैसा पढ़ना है। उससे अच्छा गाइडर आपको कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब बात हो गई यहाँ पर कि हमें करना क्या है, तो अब आगे की हम बात करेंगे। सबसे पहले कि अब जब हमारे पास किताबें डिसाइड हो गई, ठीक, तो अब आप ये जो कोर्स है क्रैश कोर्स, आप इसका लाभ किस प्रकार से ले सकते हैं? तो पहली बात तो ये, इस कोर्स को आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें अपडेटेड रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, वो अब लगातार अपडेट किए जा रहे हैं। लगभग 60% कोर्स कंप्लीट हो चुका है। 5 से 8 तारीख के बीच में ये कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वीडियो लेक्चर आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं और कितनी बार भी देख सकते हैं। लेकिन इसका लाभ कैसे लेना है? तो इसका लाभ लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि ये पूरे के पूरे 10 यूनिट्स के आपको यहाँ पे वीडियोस मिल रहे हैं। तो यदि आपने फर्स्ट यूनिट मध्य प्रदेश का इतिहास उठाई है तो आपको सबसे पहले मध्य प्रदेश का इतिहास एक बार अच्छे से उसको सुनना है, क्योंकि ये पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर्स यूनिट वाइज है। तो आपने फर्स्ट यूनिट जब आपने पूरा वीडियो लेक्चर वो सुना तो उसके बाद आपको अपने नोट्स उठाने, जैसे आपका ये वीडियो लेक्चर खत्म होता है तो आपको अपने नोट्स बुक्स जो भी है उस टॉपिक को वहां से पढ़ना है। इसके बाद जो थर्ड स्टेज आती है वो ये आती है कि आपको इसके बाद प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यू क्वेश्चंस की, क्योंकि बिना इसके आप प्री किसी भी हालत में नहीं निकाल सकते। चाहे आप कितने भी वीडियो लेक्चर्स देख लो, चाहे कितने भी आप नोट्स पढ़ लो, किताबें पढ़ लो, 20 किताबें पढ़ लो, जब तक आप एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करेंगे प्री का एग्जाम आपका कभी भी नहीं निकलेगा। ये निकलने के बाद आपको इसके साथ मिलती है क्या? एमपीपीएससी प्री 2023 की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज क्या है? पूरी टॉपिक वाइज है, आपके छोटे छोटे टॉपिक में दिया गया। इस बार हमने जो टेस्ट सीरीज है इसमें किसी भी प्रकार का कोई शेड्यूल नहीं दिया है। सारे के सारे टेस्ट जो हैं हम पूरे लाइव किए दे रहे हैं। लगभग 80 टेस्ट आपके लाइव हो चुके हैं। अब आपको, आप जैसे किसी को इतिहास से प्रारंभ करना है, किसी को भूगोल से प्रारंभ करना है, किसी को क्या कहते हैं राज्य व्यवस्था से प्रारंभ करना है, पॉलिटी से प्रारंभ करना है, ठीक। तो अब यदि वो पॉलिटी से स्टार्ट करना चाहता है अपनी प्रिपरेशन, प्लस साथ में वो इतिहास को पैरेलल लेके चलना चाहता है, तो यहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट में जाएगा। वो डायरेक्ट इतिहास के टेस्ट देगा या तो पॉलिटी साथ में पॉलिटी के टेस्ट देगा। तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है और होनी भी चाहिए। हमें टॉपर्स को केवल सुनना चाहिए, या जो लोग होते हैं उनको सुनना चाहिए कि इन्होंने मेहनत कैसे की, इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाई। सभी के देखिए, सभी का अपना अपना एक स्ट्रेटजी होता है। आप टॉपर्स की स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग चलोगे तो आप एग्जाम में कई बार क्या होगे, बहक जाओगे। टॉपर से आपको रास्ता जानना है कि इसका रास्ता क्या है।
अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ टॉपर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने जॉब के साथ प्रिपरेशन की है, तो उनकी स्ट्रेटजी जो होती है वो जॉब के अकॉर्डिंग अपनी होती है। उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी होगी, भाई उनकी सुबह 10 से शाम को 6 नौकरी है कि 6 से 10 की नौकरी है, तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी डे की बनाई होगी या तो नाइट की बनाई होगी। अब लेकिन कोई बैठ के तैयारी कर रहा है, बोले नहीं यार वो टॉपर रात भर पढ़ता था, लेट नाइट पढ़ता, मैं भी लेट नाइट पढ़ूंगा। अरे आप दिन में क्या कर रहे हो ये बताओ, ठीक है। अब कोई टॉपर ऐसा है जो कि बैठ करके 1 से 2 साल में अपनी तैयारी की अच्छी घर में बैठ के, लेकिन अब आप जॉब में हो तो आप टेंशन में आ जाओगे कि नहीं यार वो तो दिन में बैठ के पढ़ता था, सुबह 5 बजे उठ के पढ़ता था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नाइट स्टडी पसंद है, नाइट में पढ़ना पसंद करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन में पढ़ते हैं, रात में सोते हैं। अब हमें टॉपर नाइट में पढ़ता था तो दिन वाला कल से अपनी दिनचर्या बदल दे कि मैं रात भर पढ़ूंगा, सुबह 4 बजे उठ के सो जाऊंगा। अब कुछ ऐसे होते हैं जो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने बैठ जाते हैं, अब आपकी आंख नहीं खुल रही 8 बजे तक। तो हमें जो स्ट्रेटजी बनानी चाहिए वो अपने, जो हमारी एक बोलते हैं ना, आप अपने घर में रहते हैं या आप हॉस्टल्स में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, वहां पे आपको पढ़ने का समय कब लग सकता है, कौन सा एक ऐसा समय जब आपका कंसंट्रेशन अच्छा होता है, या आप घर में हैं, घर के काम में सहयोग करते हैं, कुछ लोग जॉब करते हैं, सबकी अपनी अपनी एक दिनचर्या। उस दिनचर्या के अकॉर्डिंग हमें जो 7 से 8 घंटे का समय चुराना है वर्तमान में, ठीक है, चोर बनना है इसके लिए, वो हम कब कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हमें कोर्स कितने समय में कंप्लीट करना है, हमारा जो फोकस होना चाहिए वो यहीं पे होना चाहिए। अब बात होगी तो इसमें आपके 80+ क्वेश्चंस कैसे आएंगे। 80+ क्वेश्चंस आपके ऐसे आएंगे कि सबसे पहले आपको इसके वीडियो कोर्स पूरे देखने हैं, सबसे पहले उस सब्जेक्ट के देखने हैं जिसकी आपको थ्योरी पढ़नी। तो आपने जब वीडियो लेक्चर देखे उसके बाद आपको तुरंत अपनी बुक उठानी है, फिर उसको रीड करना है। जब हम वीडियो देख लेते हैं, तो जब हम उसको सुन लेते हैं, अपने एक टीचर को सुनते हैं, तो बहुत सारी बातें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। जब वो क्लियर हो जाते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना है, नोट्स पे उसको रीड करना है, ठीक है। रीडिंग करने के बाद हमको इसकी करनी है एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। एमसीक्यू प्रैक्टिस हमें कहां से मिलेगी, वो मिलेगी इसके बाद हमें टेस्ट सीरीज करना है। अब आप जब इतनी प्रोसेस पूरी कंप्लीट कर लेंगे तो आपका जो हमारे स्टैटिक पोर्शन, जो 70 से 75 हमारे प्रश्न हैं वो हमारे गलत, क्योंकि हमने वीडियो लेक्चर्स का कोर्स को इस प्रकार से तैयार करवाया है कि जहां से प्रश्न लगातार बनते ही बनते हैं वो आपके गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। मैच में बने रहना है तो आपको क्या करना होगा, अपना एवरेज मेंटेन करके रखना होगा, है ना। स्कोर जो करंट रेट है उसको मेंटेन करके रखना होगा, विकेट बचा के रखना है। यदि आप ये कर रहे हो तो आप क्या हो, स्वाभाविक रूप से आप खेल के अंदर हो। आपके यदि सिली मिस्टेक नहीं हो रही, सामान्य प्रश्न गलत नहीं हो रहे, तो आपका प्री निकला हुआ है, कोई नहीं रोक सकता। तो जब हम ये करेंगे तो हमने पूरी 10 यूनिट कराई है, उसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया। अब आप जब ये पूरी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके प्रश्नों के गलत होने की इस सेक्शन में संभावना कम है। अब जो नए प्रश्न आ रहे हैं, ये 100 टेस्ट दिए हुए हैं, आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे, इसके बाद आपको यूनिट वाइज मिलेंगे, यूनिट वाइज के बाद आपकी एफएलटी है, प्लस करंट अफेयर्स आपका पूरा 1 साल का अलग अलग मंथ वाइज भी करंट अफेयर दिया हुआ है। साथ ही में इसमें आपको 1 साल का पूरा करंट अफेयर का एमसीक्यू दिया हुआ है। अब क्योंकि प्री का एग्जाम है और जो स्टेट एग्जाम, ज्यादातर स्टेट एग्जाम आप देखेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा फैक्ट बेस होते हैं, वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। चाहे आप बिहार का उठा लो, चाहे आप सीजी के छत्तीसगढ़ का उठा लो, आप कहीं का भी उठा लो, राजस्थान का भी उठा लो, सबका वहां पे आपको पेपर डायरेक्ट क्वेश्चंस वाले ज्यादा मिलेंगे, फैक्चुअल होते हैं स्टेट एग्जाम, ठीक है। अब आपको 1 साल का पूरा करंट अफेयर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में भी मिल रहा है, तो वो हमारे दिमाग में क्या होगा, बैठ जाएगा। साथ ही में 15 नवंबर के आसपास एग्जाम गुरुजी की जो हर एग्जाम के पहले आपकी करंट अफेयर की मैगजीन आती, वो आपको इसके साथ मिलेगी। उसके लिए आपको अलग से इसको क्या कहते हैं कि ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, परचेज नहीं करना है, वो भी आपको इसके साथ मिलेगी। तो आपका क्या होगा, एक चीज यहाँ पे आपकी तैयार हो गई, करंट अफेयर भी आपका तैयार हो गया, आपके वीडियो लेक्चर्स भी हो गए, साथ ही साथ आपके टेस्ट भी लग गए और आपने ऑब्जेक्टिव टाइप्स की अच्छी खासी क्या कर ली, प्रैक्टिस कर ली। इसके बावजूद आपके यदि बोल रहे हैं कि 70 से 75 प्रश्न आपके कैसे गलत हो जाएंगे, ये समझ से परे हैं। आगे की तरफ बढ़े तो हम बात करें हमारा कितना समय जो है पढ़ाई में व्यतीत करना चाहिए या लगेगा, कितना टाइम लगता है, कितना टाइम मुझे पढ़ना चाहिए, 14 घंटे पढ़ने चाहिए कि 16 घंटे पढ़ने चाहिए, 18 घंटे पढ़ने चाहिए। ये एक सामान्य सा पूछे जाने वाला प्रश्न है, किसी भी टॉपर्स के इंटरव्यू होते हैं या किसी जिन्होंने एग्जाम क्रैक किया हुआ है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है सर बुक लिस्ट दे दो जो आपने अभी तक नहीं दी है। दूसरा प्रश्न होता है कितने घंटे पढ़ें कि हमारा एग्जाम निकल जाए। देखो घंटे से घंटा फर्क नहीं पड़ता, सीधी बात है कि आपकी किताबें आपको खुद सेलेक्ट करनी चाहिए। टॉपर्स ने बताया कि ये एक ऑथेंटिक बुक है, आप ले आइए, लेकिन लेते वक्त आप देखिए कि उसकी भाषा में पकड़ जो है आपकी अकॉर्डिंग है कि नहीं, आपको वो पुस्तक समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। दूसरी बात ये
कि कितने घंटे पढ़ना है, तो पहली बात घंटे पढ़ने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि जितने घंटे भी हमने या जितना समय उसको दिया उसमें फोकस हम कितना करके रखें। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको 4 बार जब रट्टा नहीं मारते जब तक तो उन्हें याद नहीं होता, कुछ लोगों को 2 बार में चीजें समझ में आ जाती है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बैठे बैठे ट्रिक बना लेते हैं, कुछ लोग नहीं बना पाते, सबका अपना अपना तरीका है। तो प्री निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होगा, थ्योरी पढ़नी होगी। थ्योरी की हमें करनी होगी प्रैक्टिस, किसमें, एमसीक्यू में। प्रैक्टिस करने के बाद हमें देना होगा टेस्ट। टेस्ट में हमें यह देखना है कि हमारे कौन से प्रश्न सही हुए, कौन से प्रश्न गलत हुए। यहां से हमें यह पता चलेगा कि हम ईयर वाइज क्वेश्चंस में गलती क्यों कर रहे हैं, किस चीज को लेके कंफ्यूजन हुआ, 75-85 में कंफ्यूजन हुआ कि 75-76 में कंफ्यूजन हुआ। ठीक, आपको यहां से ये पता चल गया कि हमसे गलती कहां हो रही है। टेस्ट में हमें यही पता चलता है। टेस्ट से हमें डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। जो सबसे कम स्टूडेंट्स देते हैं वो टेस्ट ही देते हैं। एग्जाम गुरुजी की टेस्ट सीरीज आज की डेट में 400 से 500 के लगभग लोगों ने ज्वाइन करी हुई है, लेकिन देने वालों की संख्या मुश्किल से 120-130 है। इनमें से बहुत सारे हैं जो 1 से 5 तक टेस्ट तो देते हैं, लेकिन छठे टेस्ट के बाद सरेंडर कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि नंबर कम आते हैं। यार आज आपके नंबर कम आ रहे हैं, आप सोचो कि नहीं नहीं मेरे को बस पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, सीधे मैं एक दिन जा करके 17 दिसंबर को बैठूंगा और मेरा एग्जाम निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा जब आपका एक टेस्ट नहीं निकल रहा है? तो आपको तो देखो टेस्ट तो देना पड़ेगा। आप कहीं भी दो, किसी भी जगह दो, छोटे से इंस्टीट्यूट में दो, 10 बच्चे हैं वहां बैठ करके दो, लेकिन आपको टेस्ट तो देना होगा। तो हमारा टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात तो हमारा डेली का टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, प्रतिदिन का हमारा रूटीन होना चाहिए और उसका समय फिक्स होना चाहिए। फिक्स ये होना चाहिए कि यदि आपका समय शाम को 6 से लेकर 12 पढ़ने का है तो ये समय निर्धारित होना चाहिए। इस पे किसी भी प्रकार का कोई समझौता, बदलाव नहीं होने चाहिए। तो पहले आपको अपना समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो शरीर होता है, जो हमारा मन होता है, वो उस टाइम पे पढ़ने के लिए क्या हो जाता है। जैसे हमारे सोने का टाइम यदि 11 से लेकर 7 है तो आपको 10:45 से नींद आनी प्रारंभ हो जाएगी, आपकी 6:30 से आंख खुलना प्रारंभ हो जाएगी। क्यों है? क्योंकि जो हमारे शरीर की एक घड़ी है, बायोलॉजिकल वॉच है, वो उसके हिसाब से ढल गई है। तो इसी प्रकार से हमारा पढ़ने का समय निश्चिंत होना चाहिए कि हमें इतने समय पढ़ना है। वहां से आपको अनुभव मिलेगा कि मेरा जो डेली का टारगेट है उसको पूरा करने मुझे कितना समय लग रहा है, तो आप समय को बढ़ा या घटा सकते हैं। इसके बाद हमारा पूरा वीकली एक टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि मुझे कितने समय में ये सब्जेक्ट खत्म कर लेना है। 2 सब्जेक्ट्स आपको पैरेलल लेके चलने ही पड़ेंगे, ठीक है। एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जो आपसे इजीली याद हो जाता है, ठीक है, और एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जो आपको टफ लगता है। तो यहाँ से क्या होता है कि हमारी जो लाइफ होती है, पढ़ाई होती है, वो बैलेंस रहती है। तो उसको बैलेंस रखने के लिए आपको एक टफ सब्जेक्ट उठाना है, एक वो सब्जेक्ट उठाना है जिसको आप बहुत जल्दी ग्रिप करते हैं, जो आपकी पकड़ में है। तो दोनों को बैलेंस करके चलना है। साथ ही में हमारा एक पूरा जो है एक समय एक ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हम देख सके कि हमने पढ़ाई कितनी करी, हमें रिजल्ट कितना मिला। तो टेस्ट भी हमें देने हैं। तो सबसे पहला काम है कि हमको अपना क्या करना है, रूटीन बनाना है। डेली का रूटीन बनाना ही बनाना है और उसको फॉलो करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। इसके बाद हमें अपने किस काम को प्रायोरिटी देनी है कि सबसे पहले जरूरी है, कौन बाद में जरूरी है, कौन तीसरे नंबर पे प्रायोरिटी देनी होगी। कि पढ़ाई छोड़ के यदि मैं इस काम को दे रहा हूं तो क्या ये मेरे लिए प्राथमिकता में कौन सा पहले है, इसको हम प्राथमिकता में रखना है कि नहीं रखना, या इसके बिना भी मेरा काम चल सकता है। ये आपको प्रायोरिटीज देनी होगी। इसी प्रकार से अपने सब्जेक्ट को लेकर के देनी होगी कि किस सब्जेक्ट में मुझे वीक है। कुछ लोगों को इतिहास जल्दी नहीं याद होता, कुछ लोगों को विज्ञान कठिन लगता है, तो उनको आप पहले उठा लिए, साथ में एक सामान्य सब्जेक्ट उठाए जिसमें आपकी पकड़ है, तो आप उसको प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे कि ये मैं जल्दी से जल्दी पहले से पढ़ लूंगा तो 2 बार 3 बार मेरा रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद जो हमने आपको बताया, एक डेडिकेटेड स्पेसिफिक टाइम पढ़ने का होना बहुत जरूरी है। वो टाइम ऐसा होना चाहिए कि दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, उस समय सिर्फ आप हो और आपका लक्ष्य है। वो एक ऐसा समय होना चाहिए। यानी साथ ही में पढ़ने के लिए हमारे पास एक मेथड होना चाहिए। पढ़ने का मेथड यही है कि आपको वीडियो लेक्चर्स देख लिए, आपने थ्योरी पढ़ ली, फिर आपने क्या किया, प्रैक्टिस कर ली, फिर आपने टेस्ट दे दिया। ये इसका मेथड है, ठीक है। और सबसे लास्ट में आपको ये करना है कि आपने जो भी आज दिन भर की दिनचर्या रही, आपके जो आज डेली के टारगेट्स थे, वो कितने पूरे हुए, कितने नहीं हुए, आपको उसको क्रॉस चेक करना है। फिर बैठ करके चिंतन करना है सोने के पहले कि ये मेरे क्यों पूरे नहीं हुए, मैं इसको कल पूरा करूंगा। देखिए, आप अपने खुद के मालिक हो, आप अपने खुद के क्या हो, आपके पास अपना खुद का एक स्ट्रेटजी है। हमारी अपनी स्ट्रेटजी अपने अकॉर्डिंग होती है, ठीक। तो हमें ये एक पूरा का पूरा एक अपना रूटीन बनाना होगा, बिना उसके हम एग्जाम नहीं निकाल सकते। आगे की तरफ बात करें क्या करना है और क्या नहीं करना है,
तो पहली बात तो ये आराम करना है, एक्सरसाइज, थोड़ा सा घूमना टहलना, ये अच्छी बात है। और ये सब तो काम आप तभी करोगे जब आपकी पढ़ाई होगी। ठीक, ये काम हमें करने, 3 काम करने हैं। हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, प्रॉपर नींद लेनी है, प्रॉपर पढ़ाई करनी है। ये जिम्मेदारियां आपको अपनी खुद की लेनी होंगी। साथ में आपका अपना खुद का टाइम टेबल होगा, तो ये काम अपने आप आपके होने लगेंगे। आप अपने टाइम टेबल को यदि गिनती के 7 दिन भी फॉलो कर लेंगे तो इस मंडे से लेकर नेक्स्ट संडे आपका जो एक बोलते हैं ना एनर्जी लेवल होगा वो भी अलग होगा। आपके अंदर एक जो सकारात्मक होती, पॉजिटिविटी होती, वो भी एक अलग लेवल में होगी। ठीक है, तो आपको ये काम करने हैं। इसके अलावा बात करी जाए क्या नहीं करना है, तो सबसे पहला काम कि पीडीएफ का बहुत विरोध करता हूं, इस चीज का आज भी कहूंगा, पीडीएफ का कलेक्शन करने से कोई मतलब नहीं कि पीडीएफ लाइब्रेरी आप तैयार कर लो, कुछ नहीं मिलता। कितनी भी पीडीएफ आप इकट्ठा कर लो, कितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस की पीडीएफ इकट्ठा कर लो, आयोग के विभिन्न प्रकार के फ्लो डायग्राम वाले बताया कॉमिक्स टाइप के आयोग की बुक्स आई है, इकट्ठा कर लो, सब देख लो। किसी में भी मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 न करके 2 नवंबर नहीं किया है, सब में 1 नवंबर ही है, डेट फिक्स है। कुछ नहीं मिलने वाला उनसे। लास्ट में आपके पास इतना समय बचता ही नहीं है कि आप ये सारी पीडीएफ देख सको। गिनती की किताबें अपने पास रखो, जितना कम सामान होगा यात्रा उतनी अच्छी और सुखमय होगी। सामान भी वो होना चाहिए जो यात्रा के समय हमें आवश्यक हो और जिसको हम ढो सकें, उतना ही सामान रखो। दूसरी बात, सबसे बढ़िया समय चल रहा है वर्ल्ड कप का। वर्ल्ड कप जो ये खेल रहे हैं ये इनकी ड्यूटी है, ये अपना काम कर रहे हैं, इसके लिए इनका टारगेट है। ठीक, आपका टारगेट ये नहीं है, ना ही आपकी ये ड्यूटी है। तो वर्ल्ड कप 4 से 6 घंटे आप दे रहे हो यदि वर्ल्ड कप में, तो कुछ नहीं मिलना, ये अपने टाइम में खेलेंगे और निकल लेंगे। लास्ट में 2 ही चीजें मिलेंगी, या तो सुख मिलेगा या तो दुख मिलेगा। सुख मिलेगा ये तो जीत जाएंगे, जब ये हार जाएंगे तो दुख मिलेगा। ये दोनों अगले 5-6 दिन आपके और लेंगे। जीत जाएंगे तो खुशी में निकलेंगे, हार जाएंगे तो दुख में निकलेंगे। फिर इसके बाद पश्चाताप शुरू होता है यहाँ से अगली कहानी कि फालतू में मैंने अपना समय बर्बाद किया। और जीत जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, पश्चाताप का भी समय रहेगा, आप इतने उत्साहित रहेंगे। तो यहां से कुछ नहीं मिल रहा। तीसरी बात, चुनावी चकल्लत से दूर रहना है, कोई मतलब नहीं है। 17 नवंबर को वोटिंग है, सिर्फ वोट डालने जाना है। 3 दिसंबर को परिणाम आएगा, आपको पता चल जाएगा किसकी सरकार बनी। बीच में कोई भी किसी भी प्रकार की राजनीतिक चर्चा परिचर्चा से अपनी जिम्मेदारी, क्योंकि आपने पॉलिटिक्स पढ़ रखी है तो आपको लगता है कि नहीं हमारी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी हमारी 17 नवंबर को वोट डालने की है। किसी के विरोध में या किसी के उसमें नहीं पड़ना ग्रुप, क्योंकि ये सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस वाले टाइम यही है। रील्स देख रहे हैं बैठ करके, कुछ कंप्लीट हो जाएगा, 50 से 55 मिनट 1 घंटे आप रील देख लो, आपको पता ही नहीं चलेगा। वर्ल्ड कप का भी पता नहीं चलता, चुनावी चकल्लस में बिल्कुल पता नहीं चलना, इसको टिकट मिल गई उसकी कट गई। ये भी अपना दायित्व निभा रहे। राजनेता का काम है चुनाव लड़ना, वादे करना, वादों को तोड़ना, वादों को निभाना, ये उसका काम है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। तो हमें उसकी ड्यूटी में इंटरप्ट नहीं करना है, उनको अपना काम करने दिए। 2 ही बातें होंगी, जो इन चीजों से बचा रहेगा, ठीक है, जो इन चीजों पे लगा रहेगा वो न रोना जाएगा, और जो इन चीजों पे लगा रहेगा वो बाद में पछताएगा। अरिजीत सिंह के गाने लगाएगा, रील बनाएगा, और इसके बाद क्या करेगा, बैठ के बड़ा पछताओगे कि गाने सुनेगा। तो अब आपको क्या पसंद है, ये आपके क्या कहते हैं, आपकी चॉइस है, इट्स योर चॉइस। और क्या नहीं करना है ताकि परीक्षा में डर नहीं लगे, तो सबसे पहली बात है कि अपने को घबराना नहीं है किसी भी प्रकार से। दूसरी बात ये है कि हमें सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो ये जरूरी है कि किताबें कौन सी हों, क्या हों, ये आप सभी को पता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एक चीज आपके पास होनी चाहिए, वो है ल्यूसेंट। ये आपके पास होनी चाहिए, इसके इतर आप बाकी किताबें रख सकते हो, जो भी आपको पसंद है, एक एक बुक सबकी आप रख सकते हो। ठीक, सबसे ज्यादा जरूरी दूसरी बात है आपके पास होनी चाहिए एमपी की कम से कम 2 बुक्स आपके पास होनी चाहिए। ठीक, करंट अफेयर्स आपको एमपी का फोकस्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कमीशंस की, आयोग की आपके पास बुक होनी चाहिए, 1 से 2 बुक आपके पास हो सकती है। इसके अलावा इन सब में जरूरी है प्रीवियस ईयर के आपको क्वेश्चंस 4 से 5 वर्षों के देखने की आप किस प्रकार से रहे। प्रश्नों में फोकस उनमें करना है जो प्रश्न सामान्य है लेकिन हमसे गलत हो रहे हैं, वो प्रश्न हमसे गलत नहीं होने चाहिए। जो बिल्कुल एकदम नए प्रश्न आ रहे हैं, एकदम से जिन्न की तरह आ रहे हैं, उस पर बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हमें उन प्रश्नों को कहीं ना कहीं से हम वहां तक, जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट और आपकी ये सारी चीजें कंप्लीट होंगी तो आप उन प्रश्नों के उत्तर तक पहुंच जाएंगे, नेचुरली पहुंच जाएंगे, आपसे सही हो जाएगा। आप उसके लिए बहुत ज्यादा अलग से खोजबीन मत करिए।
ठीक है। और अब जो एमपी की बुक्स या नोट्स उपलब्ध हैं आज की डेट में आपके पास, उनमें लगभग उन प्रश्नों के ढूंढने के लिए आपको इतना दिया गया है कंटेंट कि आप खोज लेंगे उसका आंसर। और इसके बाद जो सबसे जरूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बाद ऑब्जेक्टिव टाइप्स की प्रैक्टिस और टेस्ट, इतना यदि आप कर रहे हैं तो आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं बचेगा। 7 से 8 घंटे पढ़ने के बाद का ये तैयारी है आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना, साथ में टेस्ट देना। आप अपनी पढ़ाई में इस 8 घंटे की पढ़ाई में इसको नहीं जोड़ेंगे। और 7 से 8 घंटे की जो पढ़ाई होती है वो एक अच्छी पढ़ाई मानी जाती है याद होने का, क्योंकि उसके बाद हम दिमाग भी थकने लगता है, ठीक है। तो जब दिमाग हमारा थकने लगे तो उस टाइम पे ऑब्जेक्टिव टाइप्स की प्रैक्टिस करिए और टेस्ट दीजिए। उसको आप इसमें मत जोड़ लीजिए 7 से 8 घंटे में, कि अब पता चल रहा है कि आप 8 घंटे में टेस्ट भी जोड़ रहे हो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी जोड़ रहे हो। एमसीक्यू की प्रैक्टिस तो एंजॉय करिए, उसको सॉल्व करना उसको एंजॉय करिए, उसको एक पढ़ाई का वो मान के मत करिए। अब इसमें आप बात करोगे कि मैं पूर्वालोकन ले लूं कि रुक्मणी ले लूं, दोनों में अंतर है। देखो, पूर्वालोकन में क्वेश्चंस का रिपीटेशन है, सोल्यूशन है। कुछ लोगों को रिपीटेशन पसंद होता है साथ में सॉल्यूशंस के साथ। अब कुछ लोगों को ऐसा होता है कि रिपीटेशन नहीं पसंद होता, उन्हें लगता मेरी कोई भी चीज जल्दी खत्म हो। तो जिसको जो पसंद है उस हिसाब से चॉइस, इट्स योर चॉइस। क्यों? दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है सभी एग्जाम्स के, दोनों में क्वेश्चंस लगभग वही हैं। तो आप चाहे पूर्वालोकन ले लो घटना चक्र का, या चाहे आप रुक्मणी का क्वेश्चन बैंक ले लो, दोनों सेम है। तो आपको कौन सा पसंद है आप वो जा करके ले लो और उससे प्रैक्टिस करो, मार्केट में उपलब्ध है। तो यहां से आपकी क्या होगी, एक प्रकार की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और बिना इसके एग्जाम नहीं निकलेगा। आप चाहे जो कर लो प्री में, कितनी भी स्ट्रेटजी देख लो, कितनी भी स्ट्रेटजी बना लो। इसके अलावा आपकी जो क्लासेस लग रही हैं एग्जाम गुरुजी में लाइव, तो आप उनको देख सकते हैं वहां से। वहां पे अच्छे प्रश्न कराए जा रहे हैं, पिछली बार बहुत सारे प्रश्न वहां से आए हुए थे और दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि कुछ नए प्रश्न जिस प्रकार से आ रहे हैं उस प्रकार के प्रश्नों की आपकी प्रैक्टिस करा जाए। कम प्रश्नों में इस बार हमने लगभग 20 क्वेश्चंस का पर डे की क्लास का जानबूझ के रखा है। हमारा टारगेट ये है कि कम प्रश्नों में मैक्सिमम सिलेबस कवर करने की। तो ये हमारी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है जिसके पर हम काम कर रहे हैं कि जो 3 ऑप्शन है आप उसको एलोबरेट करिए, साथ ही में एक कम समय में मिनिमम क्लासेस में मैक्सिमम सिलेबस कवर कराइए। और कुछ क्वेश्चंस वहां पे जो पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग लेके आइए। कथन कारण के क्वेश्चंस हो, पॉलिटी में आपके जो क्या कहते हैं मध्य प्रदेश में कुछ डीप में जाके क्वेश्चंस पूछ रहा है, घुमा के पूछ रहा है वो हो, हिस्ट्री में इसी प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं। तो हम प्रत्येक दिन 4 से 5 प्रश्न आपको इसमें से ऐसे मिलेंगे, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो आप वो क्लास देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट करके। फिर हमारी और आपकी मुलाकात होती है करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।